जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नाकामी का खौफ और मुकाबले की दौड़ नौजवानों के अंदर मायूसी को बढ़ा रही है, मायूसी को जनरेट कर रही है और इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, इस पर हम बात करें अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी कि हमारी यूथ, हमारे नौजवान, आज के स्टूडेंट्स मेहनत से जी चुराते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो अपने कम्फर्ट लेवल को छोड़ें, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए। ऐसी सोच क्यों है उनके अंदर? इसके हवाले से हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सनाउल्लाह अंसारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। अंसारी साहब क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर? जी बिल्कुल, इस पर अभी बात हो चुकी है नौजवानों के हवाले से कि तालीम का हमारे मुआशरे की अगर हम बात करते हैं, तालीम का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी करना है। कारोबार में कुछ लोग जाते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, या तो जिनका विरासती कारोबार होता है, उनके वालिदैन ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, वो अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं जाके, या कुछ लोग नए सिरे से कुछ एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई कामयाब हो गया, कोई नहीं हुआ। लेकिन अक्सरियत जो है, अब मैं उसकी परसेंटेज तो नहीं कह, लेकिन अक्सरियत जो है वो जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। सही। अच्छा, अब उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है कि पढ़ा कुछ और होता है, नौकरी कुछ और मिल रही होती है। या जब पढ़ने का टाइम था उस वक्त भी पढ़ना कुछ और चाह रहे थे, पढ़ना कुछ और पढ़ा। यानी अगेन बात वहीं पे वापस चली जाएगी कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग और पॉलिसी का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे ही है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट्स हैं। पता ही नहीं होगा। प्राइमरी में कितने, सेकेंडरी में कितने, कॉलेजेस में कितने, यूनिवर्सिटीज में कितने, मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं पता होगा। डेटा ही नहीं है। तो जब हमारी हुकूमत के पास डेटा ही नहीं है तो पॉलिसी कैसे बनेगी? बिल्कुल। कौन उसको मैनेज करेगा? इस पे फिर हम और पॉलिसी मेकर्स का भी वही हमें नजर आता है कि उनकी सोच का भी वहाँ पे फ्लॉ है। ये रीजन है कि उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं भी माशरे में या नहीं, कि कहाँ उनको खपाया कहाँ जाएगा, उनको एडजस्ट कहाँ किया जाएगा बाद में। अब हम फिर वापस हम पहले टॉपिक पे आना पड़ेगा, तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता। जो मुल्कों ने तरक्की की है तालीम के निज़ाम में, उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं उसका इतलाक प्राइमरी सेक्शन से होता है। सही। जब बच्चा छोटी एज में होता है, इस पे पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि उसकी जो ज़हनी सलाहियत है वो खुल के उस वक्त सामने आती है, जवान होने के बाद नहीं। उस वक्त तक तो मशीन बन चुका होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो उसकी जो असल जो सलाहियत होती है, अब देखिए बच्चा घर में एक बच्चा खिलौने को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर ऐसी स्किल है। या एक बच्चा कुछ और काम कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर साइकेट्रिस्ट होते हैं। सही। जो बच्चों को एक एक करके उनका मुआयना करते हैं, उनका इंटरव्यूज करते हैं, उनको जज करते हैं और बचपन से ही प्राइमरी सेक्शन से ही वो रिपोर्ट दे देते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये सलाहियत है, ये इसके अंदर इंजीनियर बनने की सलाहियत है, इसके अंदर डॉक्टर बनने की है, इसके अंदर अकाउंटेंट बनने की है, इसके अंदर बिजनेसमैन की है। तो जब उनके स्कूलों को भी और उनके वालिदैन को भी रिपोर्ट मिलती है तो वो बच्चे को उसी वक्त से उस ट्रैक पे चलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। फिर उनकी अगली तालीम उसी तरह होती है। डेफिनेटली। वो उस रिपोर्ट के ताबे हो जाते हैं, उसी तरह अपने बच्चों को आगे लेके चलते हैं। हाँ, उसमें बहुत माइनर सी परसेंटेज हो सकती है कि जो आगे चल के चेंज हो जाते हो, कि वो उनका बचपन में मिजाज कुछ और हो, आगे जाके कुछ और हो जाए, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही होती है। क्योंकि साइकोलॉजी ये भी तो कहती है कि 7 साल तक एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब तमाम जो है वो उस हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं कि सिर्फ उसने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं चूंकि एजुकेशन में बाहर जाके यूनिवर्सिटियों में इवन छोटे लेवल के ऊपर भी मैं मिलता हूँ लोगों से, वहाँ के जो तालीमी निज़ाम के लोग हैं, तो उनसे भी डिस्कशन हो तो वो यही कहते हैं कि हम शुरू से ही बच्चे को जज करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके मुताबिक उसको सहूलतें देते हैं ताकि वो बच्चा अपनी उस जहनी जो उसकी सलाहियत उसको आगे से आगे पॉलिश करे, ग्रो करे। बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है बच्चा, तो फुली जो है वो तैयार होता है उस काम के लिए जो वो बचपन से सोचता आया था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमें कोई पता ही नहीं होता। सबसे पहले तो वही है कि बच्चा अभी 2-2.5 साल का हुआ नहीं तो माँ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे स्कूल में भेज दिया। ठीक है कि जी जो तरबियत मैंने करनी थी वो फारिग, अब स्कूल जाने और इसका काम। और फिर आगे से आगे आपको पता ही हमारे तालीमी निज़ाम का कि स्कूल है, स्कूल से कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है, कोई पता नहीं। मैं भी चूंकि यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, भाई आप ये डिग्री प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? सर कोई पता नहीं। माँ बाप ने कहा था कर लो, कर ली, या मेरे फलां कजन कर रहा था, उसने कहा ये कर लो, मैंने कर लिया। कोई पता नहीं, कोई फोकस नहीं। यूनिवर्सिटी तक आ गए, बिल्कुल कोई फोकस नहीं है, कोई पता ही नहीं, क्योंकि वो मुकाबले की दौड़ है ना कि बस ठीक है हम एक रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं तो हमारा सर्वाइवल भी है, हमें कोई जो है लोग पहचानेंगे भी, हमारी प्रोमिनेंसी भी रहेगी, अदरवाइज तो हमें कोई जानेगा नहीं, हमारी कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और यकीन करें कि इनफरादी तौर के ऊपर अगर हम कोशिश भी करें, क्योंकि हम तो इस इतने बड़े मुआशरे का कितना सा हिस्सा है,
तो अगर हम कोशिश भी करें तो मेरा ख्याल है हम नाकाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को भी इसी मुआशरे में रहना है। बिल्कुल। अगर मैं अपने बच्चे को फॉर एग्जांपल फोर्स कर देता हूँ कि ये भाई तुमने बेटा ये अपनी समझ के मुताबिक जो आपको अच्छा लग रहा है वो करना है, बस चलो वही करो, मैं इनकरेज कर रहा हूँ, लेकिन कल को पता चला कि उसका जाके मुआशरे में कोई मुकाम ही ना हुआ तो वो सारी उम्र मुझे ही जाके कोसेगा कि पापा आपने मुझे ये क्यों करने दिया, आपको मुझे रोकना चाहिए था, आप उस टाइम मुझे गाइड कर देते, आप उस टाइम मुझे गाइड कर देते। अब मैं भी मजबूर हूँ, इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी अपने बच्चों को अभी से ये समझा रहा हूँ कि बेटा ये काम करो तो इसमें ये होगा, ये काम करो तो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये चल ही रहा है हमारे। ये यकीन करें यूनिवर्सिटियों के अंदर भी मैं जिस तरह वही बात कर रहा हूँ कि इनफरादी तौर के ऊपर मेरे पास साथ ऐसा हुआ, कुछ लोग मेरे पास मशवरा करने आए कि सर हमने ये डिग्री कर ली और अब हम ये करना चाह रहे हैं, तो आप हमें मशवरा दें। तो मैंने उनकी सारी उनके तफसीली उनका इंटरव्यू किया, उनके बैकग्राउंड चेक की, उनका मौजूदा हालात देखे, उनका फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए और फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आपके लिए डिग्री सूटेबल नहीं है, आप ये ना करें, इसकी बजाय या तो पहले आप ये काम करें और फिर आप फलां तालीम हासिल करें। मशवरा लिया, चले गए, लेकिन सब ने उसी में एडमिशन ले लिया। तो इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे आपके मशवरे की ये अहमियत हो और आपकी कोशिशों की ये अहमियत हो, क्योंकि हम इनफरादी तौर के ऊपर इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। रज़ा साहब, जिस तरह अभी सनाला साहब ने बात की कि सोच बदलनी है, हमने माशरती सतह पे एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है। अब सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप करने के लिए किसने अपना किरदार अदा करना है, किसने सामने आना है और अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा करना है कि दूसरों पर इसका असर भी हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सबसे अहम जो कह लीजिए कि काविश हो सकती है वो है हमारे पॉलिसी मेकर्स, ठीक, जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है। जब तक उनके स्टेक्स इस सिस्टम के साथ नहीं हैं, जब तक उनके बच्चे एलीट क्लास वाले स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जब तक उनके बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ रहे हैं, तब तक आप ये हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे जो मकामी स्कूल्स हैं या आम आदमी के बच्चे के लिए कोई बहुत अच्छी पॉलिसी डिवाइस की जाएगी। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो लोग भी MNAs, MPAs या पॉलिसी मेकर्स या स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनके ऊपर ये लाजिम कर दिया जाना चाहिए कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही तालीम हासिल करेंगे। सही। अगर ये होगा तो फिर वाकई ये स्कूल्स अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर ये लाजिम कर दिया जाए कि जो स्टेक होल्डर्स, जो पॉलिसी मेकर्स, जो हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक हैं, उनका इलाज इस मुल्क के अंदर ही होना है, गवर्नमेंट नहीं करना है, गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में होना है, तो यकीन जानिए इन सरकारी अस्पतालों का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। सही। जब तक ये स्टेक्स उनके इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक किसी दूसरे की फ़िक्र के लिए वो बहुत अच्छी पॉलिसीज डिवाइस करने के लिए आएंगे, वो एफिशिएंसी दिखाने के लिए कुछ अरसे के लिए बड़ी एक अपेरेंट सा काम ज़रूर होगा, लेकिन बहुत कोई खातिर खा उसके नताइज आ नहीं सकते। अब बात आती है सोसाइटी के इम्पैक्ट के लिहाज से। जब स्ट्रक्चर और सिस्टम आप बेहतर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक। आपको अपने रिसोर्सेज, और ये तब हो सकते है जब आप इंटीग्रेट कर दें अपनी एजुकेशन और इंडस्ट्री को। हमारा अलमिया ये है कि स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करने के बाद नौकरी तलाश करता है, उसको जाके हज़ारों जगहों पे CV ड्रॉप करनी है, बीच में से कहीं से कॉल आएगी और वहाँ पे अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी हुई या रिसोर्स हुआ तो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड नहीं है आपके एजुकेशनल सिस्टम के साथ, ये मसला हल नहीं होगा, ये इनसिक्योरिटी रहेगी। हमारा नौजवान हमेशा डरता रहेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा। हमारे कुछ दोस्त, कुछ नौजवान जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, साइकिलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैट्रिक के बाद इंटर्नशिप्स करवाई जा रही हैं। अच्छा। प्लास्टिक पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर उनको काम करवाया जा रहा है मैट्रिक के बाद। वहाँ पर साल में कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा, साल के बाद और साल में कुछ टेस्ट हो रहे हैं छोटे मोटे, जिसके ऊपर गेज किया जा रहा है अच्छा बच्चा सही चल रहा है, किताबों से मुंसलिक और बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म का नॉलेज दिया जा रहा है। वहाँ पे 7th 8th ग्रेड में बच्चे को ये इख्तियार दिया जाता है तुम्हें कौन सी इंडस्ट्री चूज करनी है, और मैट्रिक में उस इंडस्ट्री के अंदर आप साल की इंटर्नशिप करोगे और पेड इंटर्नशिप करोगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंटर्नशिप भी अनपेड ऑफर की जाएगी और ऑब्वियसली हमारा बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि उसको और बहुत सारे काम नहीं है इनके पास, लेकिन इंटर्नशिप नहीं करनी क्योंकि वो मुफ्त में आएगी। मुझे उस एक्सपीरियंस की वैल्यू या वर्थ का ही नहीं पता जो मुझे इंडस्ट्री में आगे आके इस इंटर्नशिप की बेस पे मिलेगी। हमने सिस्टम्स डिवाइज नहीं किए हुए, हमने बच्चों को, हम आज तक ये समझा ही नहीं सके इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। सही। पेरेंटिंग की जो बात की मैम ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगी। वालिदैन को ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चा उनके हाथों से बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो पेंट कर रहे हैं उनकी शख्सियत को, वो क्राफ्ट करेंगे, उन्होंने तराश खराश करनी है उस तस्वीर की, उन्होंने रंग भरने हैं उस पर्सनैलिटी में।
वालिदैन अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे और वो स्कूल इस नीयत से भेज देंगे कि अच्छा चलो घर में सुकून रहेगा, तो यकीनी तौर पे वो बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी एक डेविएटेड और डाइवर्स किस्म की होगी, वो स्पेशलाइज्ड चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। पेरेंटिंग से स्टार्ट करना होगा, फिर टीचर्स का किरदार। जब तक आप एक प्राइमरी स्कूल की टीचर को प्राइवेट इदारे में 10 से 15 हज़ार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो लेक्चर सिर्फ सर से अपनी जिम्मेदारी उतारने के लिए देंगे। सही। इससे ज़्यादा कोई उनके लिए मकसद नहीं होगा। उनको घर का चूल्हा चलाना है, जैसे तैसे खर्चे पूरे करने हैं। बिल्कुल। जब तक आप उस्ताद को इज्जत नहीं दे रहे, पेरेंट्स अपना किरदार अदा नहीं कर रहे और स्टेक होल्डर्स की स्टेक नहीं है इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, तब तक मुझे कोई ऐसा मुआवजा नज़र नहीं आता कि हमारे माशरे में होगा। ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जो वक्त के साथ होगा, जो आज शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। डिस्कस करना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को लेके आता है। बिल्कुल। आज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, कल इस पे कोई और बात कर रहा होगा, पॉलिसी मेकिंग इसके ऊपर चल रही होगी और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर आएगी। ये उम्मीद हमने लेकर चलनी है और इस नाउमीदी को कि अब बेहतरी नहीं आ सकती, अब हालात नहीं बदल सके या अब नहीं कुछ होगा, इसको हमने ख़त्म करना है। आसिया साहिबा, जैसे कि अभी बात हो रही है कि नौजवानों के अंदर से हमने मायूसी का फैक्टर निकालना है और उम्मीद का फैक्टर इनकलकेट करना है। मौजूदा सूरत हाल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब कोविड के आने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे तैसे हमारे बच्चे जो हालात फेस कर रहे थे, उनमें मज़ीद मुश्किलात आ रही हैं, उनमें मज़ीद जो है डिस्टेंट लर्निंग का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्हें नहीं पता था ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल की जा सकती है या हमें करनी पड़ेगी। अब जो सूरत हाल आप देख रही हैं और आने वाले वक्त में बच्चे ज़्यादा नामुमीद होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हम तो अब सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम तो कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। इस सोच को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है सर। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नाउमीदी मायूसी है, बेहतरी भी है। बच्चों को देखिए, सब बच्चे ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इन टच हों। ये बड़ी तरक्की याफ्ता आपके पाकिस्तान में, बाकी दुनिया की बात मैं नहीं करी, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ये बड़े तरक्की याफ्ता कुछ शहर हैं जहाँ पर ये ऑनलाइन का आपका सिस्टम है, हर जगह पे नहीं है। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने कुछ SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए मैं गुजरात गई, वहाँ पर स्कूल्स खुले थे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये हमारा बर्गर सिटी है इस्लामाबाद, पिंडी इसके साथ, इसी तरह कराची हो गया, जो बड़े बड़े हमारे लाहौर है, बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में ऑनलाइन स्टडीज़ है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो डिसअपॉइंट भी हमारे बच्चे होंगे। देखिए, एक तो एलीट क्लास है ना, मैंने पहले भी कहा कि उनका बच्चा एक मुकम्मल पैकेज के तौर पे तैयार हो रहा है। उसको मैनर्स आते हैं, उसको तहजीब आती है, उनके पास पैसा है, उनको उठने बैठने का सलीका है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनके पास हर चीज़ है। और अगर वो स्कॉलरशिप लेकर जाते हैं या पैसा देकर जाते हैं, इवन खेलों के कोटे पर बाहर जाते हैं, आपको पता है जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, इनको भी क्रिकेट की बेस के ऊपर एडमिशन मिला था, फातिमा भुट्टो वहाँ से पढ़ी, अभी हमारे और जितने लीडर्स हैं उनके बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है। मज़े की बात ये है कि जब हमारा बच्चा एफर्ट करके इस लेवल पर आता है, ऐसा नहीं है कि अब वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो भी उसी लेवल को मैच कर रहा है। अब ठीक, अगर वो वहाँ पर इंग्लैंड में बैठकर ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान के बड़े शहरों के बच्चे भी ले रहे हैं, हम पीछे नहीं हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे उसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन हमेशा होपफुल रहें, अपने एंटेनास को हमेशा ओपन रखें कि कहीं बेहतरी आ रही है। बिल्कुल। मुश्किल है, लैपटॉप नहीं है, कभी टीचर का एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं होता, वो भी परेशान होते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं है, उनको भी नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, एग्जाम्स क्या लेना। exam.net, मैं आपको सच बताऊं, मैं टीचर हूं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा exam.net को मैंने पहली दफ़ा सर्च किया कि मुझे बच्चों का एग्ज़ाम लेना था। मैंने पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए क्लास अरेंज की, तो मेरा भी फर्स्ट लर्निंग, मैं बहुत पैनिक थी, मैं चीख भी रही थी, मैं बच्चों से लड़ भी रही थी, मुझे बच्चे सिखा रहे थे, मुझे बच्चों ने बताया। तो अब देखिए, ये हर्डल्स तो आती हैं, बट द थिंग इज दिस, वी हैव लर्न समथिंग। हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखा, पूरे पाकिस्तान ने नहीं सीखा, सही, कुछ लोगों ने तो सीखा, कुछ तो बेहतरी आई। बिल्कुल, मतलब कुछ कदम तो आगे हम चले। तो हमेशा पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, हमेशा अच्छी तरफ देखना चाहिए। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ
और मेरे लिए ये अच्छी बात है। मुश्किलात हैं, सोर्सेज कम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, डिवाइसेस नहीं है, बहुत पैसा खर्च हो गया, मोबाइल लेकर देना अलग से पड़े। मैंने कहा मोबाइल लेके दे दिए, अब बच्चों का प्रॉब्लम है, लेकिन पता चला कि अब उनको लैपटॉप भी दो चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, फिर इंटरनेट भी चेंज करना है। ऑनेस्टली बहुत इश्यूज हैं, लेकिन मैं खुश ये हूँ कि एक नई चीज सीखी, बिल्कुल सीखने का मौका मिल रहा है, सीखने की अर्ज डेवलप हो रही है। अंसारी साहब, जैसे कि अभी हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो हम पोस्ट कोविड को भी ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे कि आगे वाला जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है, वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उस वक्त के तकाज़ों के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, मौजूदा जो दिन है इसमें तो आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उसमें क्योंकि पहला तजुर्बा था हम सबका, जिस तरह मैम ने भी कहा, तो हमें एज अ टीचर हमें भी प्रॉब्लम्स आई, बच्चों को भी आई, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गया। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर्स तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी का तो ख़त्म हो गया, बाकियों के भी तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं, तो ये एक मरहला तो तय हो गया। इसमें हुआ ये कि बच्चे भी ट्रेंड हो गए, टीचर्स भी ट्रेंड हो गए, और अब उसके बाद अल्लाह ना करे, मेरी तो सच्ची बात है ख्वाहिश है कि अगले सेमेस्टर से यूनिवर्सिटियाँ खुलें, क्योंकि जो फेस टू फेस टीचिंग है उसका आप कोई भी उसका कंपैरिजन जनो किसी से कर ही नहीं सकते। तो टीचिंग का तो असल जो रूह है वो है ही फेस टू फेस टीचिंग की। ये ऑनलाइन और बाकी, इसलिए तो आज तक पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए कि जो फासलाती यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ या वर्चुअल यूनिवर्सिटियाँ, वो हैं ज़रूर लेकिन बहुत कम है। अगर वो सिस्टम इतना इफेक्टिव होता तो आज दुनिया में फेस टू फेस टीचिंग वाली यूनिवर्सिटियाँ कम होती, वो ज़्यादा होती, लेकिन वो बहुत ही इतनी कम है कि हम उनको फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो फेस टू फेस टीचिंग तो मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे कि अगले सेमेस्टर से हो, और एक उम्मीद भी बनी है कि जिस तरह 15 सितंबर से तजवीज़ आई है कि अगर हालात अल्लाह करे बेहतर हुआ तो यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएंगी, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है ये खबर सुन के, और अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन उसमें हुआ ये कि अगर खुदा ना खास्ता हालात अगर बेहतर ना हुए और अगला सेमेस्टर में भी, अगले साल में भी इस तरह जाना पड़ा कि ऑनलाइन ही हमें जाना होगा, तो यकीनी तौर के ऊपर हम अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। सही। इन दिनों के अंदर जो खामियां सामने आई थी, हमें एज अ टीचर और बच्चों को भी यकीनी तौर के ऊपर सब लोग उसको एड्रेस कर रहे होंगे, और अगले सेमेस्टर के लिए हमने अपने आप को तैयार करना अभी से शुरू कर दिया है। सही। कि अगर हमें खुदा न खास्ता वो भी ऑनलाइन करना पड़ा तो जो खामियां, जो कोताहियां, जो गलतियां हमसे इस दफ़ा हुई थी वो अगली दफ़ा ना हो, और बच्चे भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये तो इसका एक रुख, और दूसरा ये कि अगर अल्लाह करे कि हालात दुरुस्त हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे खुल जाएं और हम वापस फेस टू फेस टीचिंग पे आ जाएं, तो वो तो आइडियल एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पे टीचर जब रोल मॉडल होता है, वो सामने होता है, और बच्चे उससे सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं कर रहे होते बल्कि उसकी ज़ात से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो इसमें फिर टीचर का रोल, वो हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं कि टीचर के रोल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, कि उसको एज अ रोल मॉडल किस तरह अपना इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर डालना है, किस तरह बच्चे उसकी ज़ात से जो है वो भी बहुत कुछ सीखें किताब के अलावा भी। सही। तो वो अगर अल्लाह करे ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम एक नए सिरे से, एक नए अज़्म के साथ दोबारा यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कॉलेजेस में आएंगे, और वो फेस टू फेस टीचिंग का दौर दोबारा शुरू होगा। बिल्कुल। और हमेशा वो होता है कि एक मुश्किल के बाद जब आसानी आती है ना, तो फिर उस आसानी की कदर होती है इंसान को। यकीनन। आज तक अगर हम में से टीचर होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते अगर हमें कदर नहीं थी कि यूनिवर्सिटी भी कुछ चीज़ होती है, अब मुझे यकीन है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनको अब उस यूनिवर्सिटी की कदर पहले से करोड़ दर्जे ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब उनको एहसास होगा कि यूनिवर्सिटी आना, तालीम हासिल करना कितना अहम और कितना ज़रूरी है, पहले जिसको इतनी लिफ्ट नहीं कराया करते थे। बिल्कुल। तो इन दोनों सूरत हालों के अंदर भी, चाहे अल्लाह ना करे हमें घर पे करना पड़े या अल्लाह करे कि हमें यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, तो दोनों सूरतों में इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अगले सेमेस्टर से या अगले जो तालीमी साल अभी शुरू होंगे सितंबर से ऑनवर्ड्स, तो उसमें हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी जितनी चीज़ें भी हम पॉलिसी से रेलिवेंट बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर बात है कि हम उसमें बेख्तियार हैं। बिल्कुल। हमारा तो किरदार क्लासरूम की हद तक है, अपने घर की हद तक है, अपनी ज़ात की हद तक है, उस हद तक हमें कोशिश करनी है, क्योंकि याद रखिए कि हमेशा मुआशरा जो है वो इनफरादी से शुरू होता है, फिर इज्तमाइयत की तरफ जाता है। मुआशरा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता। तो हम अगर अपने आप को ठीक करें, हम अगर अपनी चीज़ों के ऊपर अमल करें, जिनकी जो हम बातें कर रहे हैं इनके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें, तो यकीनन बेहतरी लाई जा सकती है। अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात की। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। मैसेज आज के प्रोग्राम के हवाले से यही है कि हमें किसी भी तरह से एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। इस खौफ को ज़हन से निकाल दीजिए कि फ़लाँ मुल्क तरक्की याफ्ता है और हम तरक्की पजीर हैं। सही। इस खौफ को ज़हन से निकाल दीजिए। ठीक है, उसमें हमने बार बार डिस्कस किया कि इसमें हुकूमतों का और पॉलिसी साज जो इदारे उनका कसूर है, लेकिन उसमें फिर हमारा भी कसूर है, हम इसे सिस्टम का हिस्सा हैं। तो सिस्टम को तब्दील करने के लिए अगर हम हमेशा हुकूमतों को देखते रहेंगे, इदारों को देखते रहेंगे, तो शायद कभी भी ठीक ना हो। उसके लिए हमें इनफरादी तौर के ऊपर अपने आप को ठीक करने की
और अपनी सोच को आगे से आगे पहुंचाने की जरूरत है। ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत हम पूरी तभी करेंगे जब हम इस पर सोचेंगे। आसिया साहिबा, आपका क्या मैसेज है? मैं भी यही कहूँगी कि देखिए, इकबाल ने कहा था कि फ़र्द से शुरू होता है और इज्तमाइयत की तरफ बिल्कुल जाता ऐसे है, ही। और फिर जब कसरत बन जाती है तो कसरत अपने साथ वहदत को बहाकर ले जाती है। यकीनन। तो आप अपने आप से शुरू करें, इंडिविजुअलिटी से शुरू करें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा हर्डल नहीं है कि जिसको हम क्रॉस नहीं कर बिल्कुल ऐसे ही है। जी रज़ा साहब। जी मुख्तसरन ये कि जितने भी लोग, जितने नौजवान हमें देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि टेक एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ मसाइल हैं, यहाँ मसाइल का फुकदान है, यहाँ शायद आपको इदारे बहुत अच्छे नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स। डेफिनेटली मसाइल होंगे तो आप बेहतर तरीके से तभी आप निकलोगे अच्छे और तरीके से कामयाबी की तरफ गामजन हो सकेंगे। बहुत अच्छा पैगाम, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं आपको भी नाज़रीन आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जाते जाते आपको आज के दिन के हवाले से भी बताएंगे। आज यौम शहदाए कश्मीर है, 13 जुलाई 1931 की याद दिलाता है हमें आज का दिन कि जब बहुत सारे कश्मीरी 22 कश्मीरियों ने जाम शहादत जो है वो नोश किया, और इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि उनको आज़ान देने से मना किया गया था। जुम्मे का दिन था, बहुत सारे कश्मीरी हज़ारों की तादाद में जो है वो श्रीनगर जेल के बाहर मौजूद थे, और वो अब्दुल कदीर नामी इंसान का जो है वो उस शख्स का मुकदमा सुनने के लिए वहाँ पे जमा थे और आज़ान देने की ख्वाहिशमंद थे, जबकि उन्हें ये ख्वाहिश पूरी नहीं करने दी गई। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो आज़ान दी और आज़ान देते हुए जाम शहादत नोश किया। तमाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं, और साथ ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।